नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए सिक्स सेमेस्टर सोशियोलॉजी का जो दूसरा पेपर है, जिसका नाम है जेंडर एंड सोसाइटी यानी लिंग और समाज, इससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो परीक्षा देने जाने से पहले इन प्रश्नों को जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर किए प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, स्त्रियां पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती हैं, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो यह कथन जो है सिमोन द बोवार के द्वारा कहा गया है। ए ऑप्शन आपका पहले का सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सेक्स और जेंडर के बीच अंतर को सबसे पहले किसने स्पष्ट रूप से रेखांकित किया था? तो सेक्स और जेंडर के बीच जो अंतर है सबसे पहले एन ओकले के द्वारा बताया गया था। बी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सेक्स के अंतर्गत आता है? तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्राकृतिक, शारीरिक या जैविक बनावट जो है सेक्स के अंतर्गत आता है। सी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, पितृसत्ता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो पितृसत्ता का शाब्दिक अर्थ होता है पिता या पुरुष का शासन। सी ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। जेंडर मुख्य रूप से किस प्रकार की अवधारणा है? तो जेंडर जो है मुख्य रूप से सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा माना जाता है। बी ऑप्शन आपका पांचवें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, छठा प्रश्न देख लेते हैं। द सेकेंड सेक्स नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? तो द सेकेंड सेक्स जो पुस्तक है वो सिमोन द बोवार के द्वारा लिखा गया है। सी ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, नारीवाद की प्रथम तरंग यानी कि प्रथम लहर का मुख्य मुद्दा क्या था? तो नारीवाद की प्रथम तरंग का मुख्य मुद्दा था महिलाओं के लिए मतदान का अधिकार। बी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, उदारवादी नारीवाद मुख्य रूप से किस पर बल देता है? तो उदारवादी नारीवाद जो है वो कानूनी सुधारों और समान अवसरों पर बल देता है। ए ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, उग्रवादी नारीवाद के अनुसार महिलाओं के शोषण का मूल कारण क्या है? तो इनके अनुसार महिलाओं के शोषण का मूल कारण जो है पितृसत्तात्मक व्यवस्था है। सी ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न देख लेते हैं। मार्क्सवादी या समाजवादी नारीवाद के अनुसार महिलाओं के उत्पीड़न का मुख्य कारण क्या है? तो इनके अनुसार महिलाओं के उत्पीड़न का जो मुख्य कारण है वो निजी संपत्ति और पूंजीवादी व्यवस्था है। ए ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि जेंडर स्टीरियोटाइप का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है पुरुष और महिलाओं के बारे में समाज में बनी बनाई पारंपरिक रूढ़िवादी धारणाएं। इसको जो है जेंडर स्टीरियोटाइप कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भारत में श्रम का लैंगिक विभाजन आमतौर पर किस रूप में देखा जाता है? तो 12 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। महिलाएं घर के अंदर का अवैतनिक काम करती हैं और पुरुष बाहर का वैतनिक काम करते हैं। बी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ग्लास सीलिंग की अवधारणा किससे संबंधित है? तो ग्लास सीलिंग की जो अवधारणा है वो कार्यस्थलों पर महिलाओं को उच्च पदों पर जाने से रोकने वाली अदृश्य सामाजिक बाधाओं से संबंधित है। तो ए ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? तो 14 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 943 थी, यानी लिंगानुपात 943 था। तो बी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि समाजशास्त्र में जेंडर समाजीकरण का क्या अर्थ है? तो समाजशास्त्र में जेंडर समाजीकरण का अर्थ है बचपन से ही लड़के और लड़कियों को समाज के अनुसार अलग अलग भूमिकाएं और व्यवहार सिखाना। सी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है। इको फेमिनिज्म यानी पर्यावरण नारीवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका सबसे पहले प्रयोग जो है फ्रांसवा द आबोन के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में चिपको आंदोलन को पर्यावरण नारीवाद से क्यों जोड़ा जाता है? तो 17 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें महिलाओं ने पेड़ों को बचाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाई थी। ए ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है। जेंडर बजटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो जेंडर बजटिंग का मुख्य उद्देश्य होता है बजट में महिलाओं के विकास और कल्याण के लिए विशेष रूप से धनराशि का आवंटन सुनिश्चित करना। डी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम जो है 2005 में पारित किया गया था। बी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा।
20 नंबर प्रश्न है, विशाखा गाइडलाइंस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो विशाखा गाइडलाइन का जो संबंध है वो कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने से है। सी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो है 1961 में लागू किया गया था। बी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, क्वीर थ्योरी मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो क्वीर थ्योरी जो है लैंगिकता और जेंडर पहचान की रूढ़ियों को चुनौती देने से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, मैट्रियार्की यानी मातृसत्ता का क्या अर्थ है? तो मातृसत्ता का अर्थ होता है जहां समाज या परिवार में सत्ता और अधिकार महिला यानी कि माता के पास होते हैं। तो बी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, जेंडर पैरिटी इंडेक्स क्या मापता है? तो जेंडर पैरिटी इंडेक्स जो है शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में पुरुषों और महिलाओं की पहुंच में समानता को मापता है। ए ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, मस्कुलिनिटी यानी पुरुषत्व और फेमिनिनिटी स्त्रीत्व क्या है? पुरुषत्व और स्त्रीत्व क्या है आपसे पूछा गया है। तो समाज द्वारा निर्मित सांस्कृतिक और व्यवहारगत विशेषताएं हैं दोनों। बी ऑप्शन आपका 25 का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 ने महिलाओं को कौन सा महत्वपूर्ण अधिकार दिया? तो 26 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पैतृक संपत्ति में बेटों के समान सहदायकी यानी बराबर का अधिकार दिया। बी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। समाजशास्त्र में जेंडर ब्लाइंडनेस का क्या अर्थ है? तो समाजशास्त्र में जेंडर ब्लाइंडनेस का अर्थ होता है सामाजिक नीतियों या अध्ययनों में जेंडर के अंतर और आवश्यकताओं की अनदेखी करना। सी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, स्टेइंग अलाइव पुस्तक की लेखिका कौन है? तो इस पुस्तक की लेखिका जो है वंदना शिवा मानी जाती हैं। बी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। जेंडर अंतर संबंधात्मकता की अवधारणा किसने दी, जो बताती है कि जेंडर के साथ जाति, वर्ग और नस्ल भी उत्पीड़न को प्रभावित करते हैं? तो 29 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। किम्बर्ली क्रैनशॉ के द्वारा दिया गया था। ए ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, सती प्रथा निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था जिसके द्वारा सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया? तो सती प्रथा निषेध अधिनियम जो है 1829 में पारित किया गया था। ए ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में लिंगानुपात की कमी के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार सामाजिक बुराई है? तो लिंगानुपात की कमी के लिए जो जिम्मेदार सामाजिक बुराई है वो कन्या भ्रूण हत्या और बाल विवाह है। बी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना भारत में किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जो है वर्ष 1992 में हुआ था। डी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, जेंडर रोल्स किसके द्वारा निर्धारित होते हैं? तो जेंडर रोल्स जो होते हैं वो समाज और संस्कृति के मानदंडों द्वारा निर्धारित होते हैं। बी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अल्ट्रासाउंड तकनीकी का दुरुपयोग भारत में किस सामाजिक समस्या को बढ़ावा देता है? तो अल्ट्रासाउंड तकनीकी का जो दुरुपयोग है वो लिंग चयनात्मक गर्भपात यानी कि कन्या भ्रूण हत्या को जो है बढ़ावा देता है। ए ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, जेंडर मेन स्ट्रीमिंग का क्या अर्थ है? तो जेंडर मेन स्ट्रीमिंग का अर्थ होता है सभी विकासात्मक नीतियों और कार्यक्रमों के हर स्तर पर जेंडर दृष्टिकोण को शामिल करना। बी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पब्लिक बनाम प्राइवेट का विभाजन जेंडर के संदर्भ में क्या दर्शाता है? तो 36 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पुरुषों का सार्वजनिक जीवन पर और महिलाओं का निजी जीवन पर नियंत्रण। बी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इस योजना की शुरुआत जो है वर्ष 2015 में किया गया था। डी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट यानी मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 महिलाओं को क्या सुविधा प्रदान करता है? तो मातृत्व लाभ अधिनियम जो है गर्भावस्था और प्रसव के दौरान सवेतन अवकाश और अन्य सुविधाएं प्रदान करता है। बी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के लिए
सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की किस धारा के हिस्से को निरस्त किया था? तो धारा 377 को निरस्त किया था। ए ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि जेंडर जस्टिस का क्या तात्पर्य है? तो जेंडर जस्टिस का तात्पर्य है लिंग के आधार पर बिना किसी भेदभाव के सभी को समान अधिकार, न्याय और अवसर मिलना। बी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 41 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2013 में पारित हुआ था। बी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि समाजशास्त्र में मैट्रिलोकल परिवार का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है विवाह के बाद पति का पत्नी के माता पिता के घर जाकर रहना। सी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, भारत की किस जनजाति में मातृसत्तात्मक और मातृवंशी व्यवस्था पाई जाती है? तो 43 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। खासी और गारो जनजाति में पाई जाती है। बी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। जेंडर गैप इंडेक्स प्रतिवर्ष किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो जेंडर गैप इंडेक्स जो है प्रतिवर्ष विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। डी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, पिंक कॉलर जॉब्स से क्या तात्पर्य है? तो पिंक कॉलर जॉब उसे कहते हैं वे नौकरियां जो पारंपरिक रूप से महिलाओं से संबंध मानी जाती हैं, जैसे नर्स हो गया, रिसेप्शनिस्ट हो गया, प्राइमरी टीचर हो गया, इन सभी को पिंक कॉलर जॉब्स कहा जाता है। तो बी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। हेजेमोनिक मस्कुलिनिटी यानी कि अधिपत्यवादी पुरुषत्व की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो यह जो अवधारणा है वो R.W. कोनिल के द्वारा विकसित किया गया था। ए ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था जिसने एक विवाह को अनिवार्य बनाया? तो 47 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1955 में पारित किया गया था। बी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लिंग के आधार पर किसी भी भेदभाव को प्रतिबंधित करता है? तो अनुच्छेद 15 करता है। डी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का निर्देश देता है? तो समान कार्य के लिए समान वेतन का जो निर्देश है वो अनुच्छेद 39D में दिया गया है। बी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, पितृवंशीय समाज का क्या अर्थ है? तो पितृवंशीय समाज का अर्थ होता है जहां वंश परंपरा पिता से पुत्र के नाम पर आगे बढ़ती है। ए ऑप्शन आपका 50 का सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, नारीवाद की दूसरी तरंग का मुख्य नारा क्या था? तो नारीवाद की दूसरी तरंग का मुख्य नारा था व्यक्तिगत ही राजनीतिक है। बी ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, जेंडर सेंसिटाइजेशन यानी जेंडर संवेदीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को जेंडर आधारित रूढ़ियों और असमानताओं के प्रति जागरूक और संवेदनशील बनाना। सी ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, थर्ड जेंडर के अधिकारों को मान्यता देने वाला सुप्रीम कोर्ट का प्रसिद्ध फैसला कौन सा है? तो 53 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नालसा बनाम भारत संघ है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है? तो घरेलू हिंसा के अंतर्गत जो व्यवहार आता है उसमें जो है शारीरिक मारपीट है, मानसिक और भावनात्मक प्रताड़ना है, आर्थिक रूप से वंचित करना है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, 55 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। फेमिनाइजेशन ऑफ पावर्टी का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है गरीब जनसंख्या में महिलाओं का अनुपात या प्रतिशत निरंतर बढ़ना। ए ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, पितृसत्ता को संस्थागत रूप देने में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही है? तो पितृसत्ता को संस्थागत रूप देने में जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है वो परिवार और विवाह संस्थान का है, धार्मिक और सांस्कृतिक नियमों का है, श्रम का लैंगिक विभाजन का है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 57 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। परिवार के भीतर महिलाओं द्वारा किए जाने वाले घरेलू कार्यों को राष्ट्रीय आय में शामिल न करने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है उन कार्यों का कोई मौद्रिक या बाजार मूल्य तय नहीं होता है और वे अवैतनिक होते हैं। तो बी ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 58 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव संसाधनों का असमान विकास होता है और सामाजिक अशांति बढ़ती है। सी ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा।
59 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि जेंडर रोल्स का निर्धारण समाज की किस प्रक्रिया द्वारा सबसे अधिक होता है। तो जेंडर रोल्स का निर्धारण जो है समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा सबसे अधिक होता है। बी ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, कमला भसीन का नाम मुख्य रूप से किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो कमला भसीन का नाम जो है नारीवादी आंदोलन, लेखन और जेंडर प्रशिक्षण से जुड़ा हुआ है। डी ऑप्शन आपका 60 का सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम जो है 2006 में पारित किया गया था। बी ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में ऐतिहासिक रूप से सबसे कम लिंगानुपात दर्ज किया गया है। तो सबसे कम लिंगानुपात जो है हरियाणा में दर्ज किया गया है। बी ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर और लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो महिला साक्षरता दर और लिंगानुपात जो है केरल में सबसे ज़्यादा है। ए ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, जेंडर एम्पावरमेंट मेजर क्या दर्शाता है। तो 64 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आर्थिक और राजनीतिक निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी और शक्ति की स्थिति को दर्शाता है। बी ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारत के किस काल को आमतौर पर महिलाओं की स्थिति के संदर्भ में सबसे अधिक स्वतंत्र और उन्नत माना जाता है। तो 65 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वैदिक काल। आगे बढ़ते हैं, 66 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, जेंडर न्यूट्रल भाषा का क्या अर्थ है। तो जेंडर न्यूट्रल भाषा का अर्थ होता है ऐसी भाषा का प्रयोग करना जिसमें किसी एक लिंग पुरुष या महिला के प्रति झुकाव न हो। तो बी ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, समाजशास्त्र में पैट्रीलोकल निवास का क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है विवाह के बाद पत्नी का पति के पिता के घर जाकर रहना। बी ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, सेक्स एक यहाँ खाली स्थान भरना तथ्य है जबकि जेंडर एक यहाँ खाली स्थान भरना है तथ्य है। तो 68 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सेक्स एक जैविक तथ्य है जबकि जेंडर एक सामाजिक तथ्य है। तो ए ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, जेंडर इक्विटी का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है पुरुषों और महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनके साथ निष्पक्ष और न्यायपूर्ण व्यवहार करना। बी ऑप्शन आपका 69 का सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। तो 33% आरक्षण का प्रावधान किया है। डी ऑप्शन आपका 70 का सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन नामक प्रसिद्ध निबंध किसने लिखा था। तो इस निबंध के लेखक जो है जॉन स्टुअर्ट मिल माने जाते हैं। बी ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन यानी लैंगिक स्तरीकरण का क्या अर्थ है। तो लैंगिक स्तरीकरण का अर्थ होता है समाज में जेंडर के आधार पर शक्ति, संपत्ति और प्रतिष्ठा का असमान वितरण होना। बी ऑप्शन आपका 72 का सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, जेंडर पैरिटी का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो जेंडर पैरिटी का मुख्य लक्ष्य है विभिन्न क्षेत्रों में पुरुषों और महिलाओं के बीच पूर्ण संख्यात्मक और अनुपातिक समानता प्राप्त करना। ए ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, यौन उत्पीड़न को कानूनी रूप से परिभाषित करने का श्रेय भारत में किस ऐतिहासिक मामले को जाता है। तो 74 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य मामला को जाता है। बी ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, जेंडर आइडेंटिटी यानी जेंडर पहचान का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति की अपनी आंतरिक और व्यक्तिगत भावना कि वह पुरुष है, महिला है या कुछ और। सी ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में किशोरियों के पोषण और स्वास्थ्य में सुधार के लिए चलाई जाती है। तो 76 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सबला योजना चलाई जाती है। राजीव गांधी किशोरी अधिकारिता योजना। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 77 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, जेंडर पे गैप का क्या अर्थ है। तो जेंडर पे गैप का अर्थ होता है एक ही पद और समान कार्य के लिए पुरुषों की तुलना में महिलाओं को औसतन कम वेतन मिलना। बी ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय महिला नीति किस वर्ष बनाई गई थी। तो राष्ट्रीय महिला नीति भारत में जो है वर्ष 2001 में बनाई गई थी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि मैरी वोल्सटोनक्राफ्ट की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है जिसे नारीवादी दर्शन की शुरुआती महत्वपूर्ण कृतियों में गिना जाता है।
तो इनका जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन। बी ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, जेंडर ट्रबल नामक पुस्तक की लेखिका कौन है जिन्होंने जेंडर को एक परफॉर्मेटिव यानी प्रदर्शनात्मक अवधारणा माना? तो 80 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जूडिथ बटलर का ग्रंथ है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर प्रश्न है, शिशु लिंगानुपात किस आयु वर्ग के बच्चों के बीच मापा जाता है? तो शिशु लिंगानुपात जो है 0 से 6 वर्ष के बच्चों के बीच मापा जाता है। ए ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, द फेमिनिन मिस्टिक 1963 पुस्तक की लेखिका कौन है जिसने नारीवाद की दूसरी तरंग को गति दी? तो 82 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बेट्टी फ्रीडन है। बी ऑप्शन आपका 82 का सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, हिंदू समाज में कन्यादान की रस्म निम्नलिखित में से क्या दर्शाती है? तो कन्यादान का जो रस्म होता है पारंपरिक रूप से महिला को एक उपहार या वस्तु के रूप में हस्तांतरित करने की पितृसत्तात्मक सोच को दर्शाती है। सी ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, जेंडर सेंसिटिविटी इंडिकेटर्स का उपयोग क्यों किया जाता है? तो 84 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह देखने के लिए कि विकास योजनाओं का पुरुषों और महिलाओं पर अलग अलग क्या प्रभाव पड़ता है। बी ऑप्शन आपका 84 का सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, घरेलू श्रम को आमतौर पर अदृश्य श्रम क्यों कहा जाता है? तो 85 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसके बदले में कोई वेतन नहीं मिलता और इसे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के आंकड़ों में जगह नहीं मिलती। तो ए ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, मैट्रिलिनियल यानी मातृवंशीय समाज का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है जहां वंश का नाम और संपत्ति माता से पुत्री को हस्तांतरित होती हैं। बी ऑप्शन आपका 86 का सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग कार्य करता है? तो महिला एवं बाल विकास विभाग जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। बी ऑप्शन आपका 87 का सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, जेंडर डिवीजन का मुख्य आधार क्या है? तो जेंडर डिवीजन का मुख्य आधार है समाज द्वारा पुरुषों और महिलाओं को सौंपी गई असमान सामाजिक भूमिकाएं और रूढ़ियां। ए ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, भारत में समान पारिश्रमिक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो समान पारिश्रमिक अधिनियम जो है वर्ष 1976 में पारित किया गया था। डी ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ट्रांसजेंडर शब्द का क्या अर्थ है? तो इस शब्द का अर्थ होता है वे व्यक्ति जिनकी जेंडर पहचान या व्यवहार उनके जन्म के समय निर्धारित लिंग से मेल नहीं खाता। बी ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, जेंडर वायलेंस का मुख्य शिकार कौन होता है? तो जेंडर वायलेंस का मुख्य शिकार जो है मुख्य रूप से महिलाएं, लड़कियां और जेंडर अल्पसंख्यक यानी थर्ड जेंडर के लोग होते हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय को किस वर्ष अपनाया गया था? तो 92 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1979 में अपनाया गया था। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, इतिहास में सती प्रथा उन्मूलन के लिए किस भारतीय समाज सुधारक ने सबसे कड़ा संघर्ष किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। बी ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, विडो रीमैरिज एक्ट विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को पारित करवाने में किसका मुख्य योगदान था? तो इसको पारित करवाने में जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का मुख्य योगदान था। ए ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, शारदा एक्ट का संबंध मुख्य रूप से किससे था? तो शारदा एक्ट का संबंध जो है मुख्य रूप से बाल विवाह पर रोक लगाने से था। बी ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि नारीवाद की तीसरी तरंग ने मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित किया? तो नारीवाद के तीसरी तरंग ने जिस पर ध्यान केंद्रित किया वो है विविधता, नस्ल, वर्ग और विभिन्न संस्कृतियों की महिलाओं के बहुआयामी अनुभवों पर। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि जेंडर सोशियोलॉजी समाजशास्त्र की वह शाखा है जो अध्ययन करती है कि आपको बताना है कि किसका अध्ययन करती है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। समाज किस प्रकार जेंडर पहचान का निर्माण करता है और यह शक्ति संबंधों को कैसे प्रभावित करता है, जेंडर सोशियोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। बी ऑप्शन आपका 97 का सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, मदरहुड यानी कि मातृत्व को समाजशास्त्र में किस रूप में देखा जाता है? तो 98 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक जैविक प्रक्रिया के साथ साथ अत्यधिक महत्वपूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था के रूप में देखा जाता है। बी ऑप्शन आपका 98 का सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है,
समाज में पुरुष प्रधानता को बनाए रखने वाले विचारों को क्या कहा जाता है? तो समाज में पुरुष प्रधानता को बनाए रखने वाले विचारों को पितृसत्तात्मक विचारधारा कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था शिशु लिंगानुपात को सुधारने और लड़कियों की सुरक्षा के लिए अल्ट्रासाउंड केंद्रों की निगरानी हेतु भारत में बनाई गई है? तो 100वें का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पीसीपीएनडीटी अधिनियम और उससे जुड़ी समितियां बनाई गई हैं। बी ऑप्शन आपका 100वें का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।